जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEVI 181 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज के बारे में। इसमें हम मिनिमम 5 क्वेश्चन पेपर सोल्ड डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रॉपर आपको आंसर बताया गया है, क्वेश्चन को समझेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। इसमें आपको कंप्लीट जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। अगर आप लास्ट के 5 क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं तो आप आराम से पास होने योग्य हैं। तो इसमें समझ ही जाओगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आप इसमें मिनिमम 50% तो मार्क्स प्राप्त कर ही लेंगे। पर इसको आप ध्यान से वीडियो के अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट पुस्तक में सतत विकास को सबसे पहले औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले किस पुस्तक में या रिपोर्ट में सतत विकास को जिक्र किया गया है औपचारिक रूप से? तो इसका आंसर आएगा एजेंडा 21 में। इसमें और भी ऑप्शन है, पर डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे, उस क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। 50 क्वेश्चन है और इसमें आराम से 50 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लक्ष्यों में से एक नहीं है? गरीबी की समाप्ति, भूख की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, ये तीनों है। पर्यटन और यात्रा इसमें शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन और यात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिवर्तित पर्यावरण का उदाहरण है? मानव द्वारा परिवर्तित पर्यावरण का जिक्र है, इसमें ध्यान रखें। तो इसमें पहला कृत्रिम झील, कोई फसल, खेत और बांध और फसलें हैं। तो इसमें पर्यावरण कौन सा है? फसलें। तो इसमें फसलें उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस में वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं? जल संरक्षण में निभाते हैं, मृदा निर्माण में नहीं निभाते, कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्चक्रण करते हैं, जलवायु का संतुलन बनाए रखते हैं। तो इसमें आएगा मृदा निर्माण में। अगला है निम्नलिखित में से विश्व के कौन से क्षेत्र में 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वनों में किसमें अधिक वर्षा होती है? कौन से वनों में सबसे अधिक वर्षा होती है? सदाबहार वन। जितने मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट की मेरी जो क्लास वीडियोस देख लीजिए, मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। A to Z क्वेश्चन कवर हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उसमें नहीं करवाया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम है, आपके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है, 3 तारीख का एग्जाम है, तो आप आराम से अभी उसको जाके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं। बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं। आपका पूरा क्वेश्चन पेपर उसमें कवर हो सकता है। इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपशिष्ट निपटान स्थलों के पास रहने वाले समुदाय को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदाय से कम आर्थिक लाभ मिलता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो ये क्या है? आर्थिक असमता को दर्शाता है। क्योंकि क्या है, जो अपशिष्ट का निपटान है ना, वो स्थलों के पास रहने वाले समुदाय हैं को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदाय से कम आर्थिक लाभ है। एक तो क्या है, अपशिष्ट पैदा कोई कर रहा है, उसका निपटान कोई कर रहा है। तो ये कथन क्या दर्शाता है? आर्थिक असमता को दर्शाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समुदाय में पर्यावरण का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता? तो शहरी समुदाय में। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जितने क्वेश्चन आ रहे सारे ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ लास्ट क्लासेज में। निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रकृति को माँ के रूप में और शोषित नहीं किया जा सकता मानता है? तो कौन सा है? यूरोपीय, भारतीय, वैज्ञानिक मत, उत्तरी अमेरिका मत। इसमें आएगा भारतीय मत। क्या है, क्या मानता है? माँ, प्रकृति को माँ के रूप में मानता है। अगला है जल चक्र को संचालित करता है, कौन करता है? सूर्य। इसका आंसर आएगा। अगला है स्वावलंबी जीव कौन से हैं? परपोषी, मृतपोषी, स्वपोषी और अपघटित। तो इसमें कौन सा आएगा? ये क्वेश्चन भी हम बार बार कर चुके हैं। स्वावलंबी जीव कौन है? स्वपोषी हैं। औसत तन समुद्र स्तर से ऊपर मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता। 6000, 7000, 8000, 9000। तो क्या है, लगभग मैक्सिमम हाइट कितनी है? जहाँ पर दिया गया है 6000 मीटर से ऊपर नहीं जीवन पाया जाता। नॉर्मली क्या है, अगर आप हिमालय है, हिमालय की हाइट में देखेंगे जो हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पर हमारे जो सेना है वही लगभग रहती है। युद्ध क्षेत्र कौन सा है जो हमारा हाईएस्ट बैटल फील्ड है, उससे ऊपर तो कोई जीवन ही नहीं है, सेना है। तो इसमें क्या है, 6000 फीट, 6000 फीट से ऊपर कोई जीवन नहीं पाया जाता। पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का अपघटन खालिस्तान के द्वारा होता है। तो इसमें अपघटित के जीव हैं उनके द्वारा क्या होता है?
पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का अपघटन होता है। 1000 BC से लगभग 1800 AD के बीच जनसंख्या में वृद्धि के साथ किसके साथ जुड़ी है? कृषि में वृद्धि। क्या हुआ? 10,000 BC से 1800 AD के बीच में जनसंख्या की वृद्धि किससे? कृषि में वृद्धि के साथ जुड़ी है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो आती रही है, बड़े स्तर पर आवर्जन, मृत्यु दर में कमी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कृषि में वृद्धि। जो 14वीं सेंचुरी है, 14वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया में आई अधिक जनसंख्या के नष्ट होने का कारण क्या था? इसका आंसर आएगा बुबोनिक प्लेग के कारण सबसे अधिक जो क्या है, यूरोप और एशिया में अधिक जनसंख्या नष्ट हो गई थी, तो इसका कारण है बुबोनिक प्लेग। निम्नलिखित में से कौन सा आदि मानव रोग नहीं है? क्षय रोग, यौन संचारित रोग, मलेरिया, एनीमिया। तो ये क्या है? आदि मानव रोग कौन सा नहीं है? इसमें आएगा मलेरिया। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। अगला है पर्यावरण प्रभाव के प्रकारों का उचित संबंध वर्ग से मिलान कीजिए। तो इसका दिया गया नहीं है, मैं बाद में आपको अलग से करवा दूंगा। आइए 18 देखते हैं। शंकुधारी वृक्षों में कौन सी मृदा होती है? तो इसका आएगा खनिजों से भरपूर नहीं होती, अम्लीय तथा खनिज की कमी वाली होती है। हाँ, अम्लीय और खनिज की कमी वाली शंकुधारी वृक्षों में इसकी मृदा पाई जाती है। क्षारीय और खनिज की कमी नहीं होती है, मध्यम स्तर की नहीं होती, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अम्लीय और खनिज की कमी वाली मिट्टी पाई जाती है। ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधे के तने और पत्तियों से संबंधित रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परिपादप। ऐसे जीव क्या है? जो एक दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उनके ऊपर उनसे जो भोजन मिलता है उनसे लेते हैं, परंतु उनको मारते नहीं है, तो उनको बोलते हैं परिपादप। जैसे जुएं होगी, भैंस के ऊपर रहती हैं, गाय के ऊपर रहती हैं, वो उनका खून चूसती है परंतु उनको मारती नहीं, तो ये उनको क्या बोला जाता है? परिपादप बोलते हैं। महासागर के जिस मंडल में तापमान, प्रकाश, लवणता, आर्द्रता सबसे अधिक परिवर्तनशील होते हैं वह क्या होती है? पहला है इसमें तटीय मंडल, लैगून मंडल, नेरिटिक मंडल और बीथीय मंडल। तो इसमें कौन सा आएगा? तटीय मंडल में सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील आते हैं। तापमान भी होता है, उसमें लहरों की स्पीड भी अलग अलग होती है, प्रकाश ज़्यादा लगता है, लवणता की चेंज होती रहती है, तो और आर्द्रता सबसे अधिक बदलती है। तो परिवर्तनशील कौन सा आएगा? तटीय मंडल में इसका राइट आंसर होगा। अगला है जैव समृद्ध एक संकुचित क्षेत्र होता है जो खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। जलीय क्षेत्र, जल का क्षेत्र, बड़ी संख्या में जीवों का, ऑप्शन सी बड़े क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादकता का, और ऑप्शन डी विशिष्ट पारिस्थितिक लक्षण एवं जीव समुदायों का इसमें राइट आंसर होगा। तो जैव समृद्ध एक संकुचित क्षेत्र होता है जो विशिष्ट पारिस्थितिक लक्षण एवं जीव समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन, वन कटाई का प्रमुख कारण है? वन में आग, बांध का निर्माण, स्थानांतरित कृषि ही इसका राइट आंसर होगा। अगला है खाद्य श्रृंखला किसके कारण प्रभावित के स्तर का आदर्श उदाहरण है? तो खाद्य श्रृंखला किसके कारण प्रभावित के स्तर का आदर्श उदाहरण है? आवास हानि, औद्योगिकरण द्वारा विस्थापन, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और खाद्य के लिए वनस्पति विनाश। अगर खाद्य के लिए वनस्पति विनाश हो जाएगी तो खाद्य श्रृंखला में क्या इसका सीधा डायरेक्ट प्रभाव पड़ जाएगा। तो इसका आदर्श उदाहरण क्या है? खाद्य के लिए वनस्पति विनाश। महासागरीय खाद्य की फसलों को अत्यधिक हानि करने वाले प्रदूषक कौन से हैं? जो महासागरीय खाद्य की फसलें हैं, अत्यधिक हानि करने वाले प्रदूषक कौन से हैं? नाइट्रेट, कार्बनिक अवशेष, ग्रीष्म प्रदूषक तेल और फॉस्फेट। तो इसमें क्या आएगा? नाइट्रेट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कृत्रिम वर्षाजन डैश के संरक्षण के लिए उपयोगी है। सांपों के लिए, हिरणों के लिए, फसलों के लिए और वनों के लिए। तो जो वन है नॉर्मली चलते रहते हैं, ज़मीन से नमीले रहते हैं, सांप हिरण जंगल में रहते हैं, उनका डायरेक्ट कोई वर्षा से रिलेशन नहीं है। परंतु वन जो फसलें हैं, फसलों को क्या टाइम टू टाइम पानी चाहिए। मौसमी बारिश, मानसून हो गई, जो शीत बारिश होती है उसमें तो क्या है फसलों को जरूरत पड़ती रहती है। अगर बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, तो कृत्रिम बारिश का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? फसलों को होगा। ऑप्शन 26 निम्नलिखित में से कौन सी जीव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है? ये भी हम अपनी क्लास में कर चुके हैं। बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियां, प्रचुर मात्रा में स्थानिक प्रजातियां, सीमित क्षेत्र में प्रजातियां और बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां।
तो क्या होगा, बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है। और ये बाकी क्या है, हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। जो इसमें क्या है, कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है भारत के लिए। तो जो पश्चिमी घाट है, क्या होगा, भारत के पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। भारत में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा किसमें आनुवंशिकता पाई जाती है, चावल, सोयाबीन, आम, गेहूं। और आम में बहुत सारी किस्में हैं, तो इसके कारण क्या है, जो आम में सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। गेहूं की लिमिटेड है, सोयाबीन, चावल में बहुत 2-4 वेराइटीज़ हैं, सोयाबीन में भी कम है, गेहूं में थोड़ी सी ज़्यादा है इनसे, परंतु आम में सबसे अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल की अधिकतम प्रतिशत की उपलब्धता होती है, नदी के, झील के, वायुमंडल जल के और भूजल के। तो भूजल क्या है, जो नदियों झीलों में जो प्रेजेंट है उसका 66 गुना भूजल में पाया जाता है, तो इसलिए इसका भूजल ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में किस एक में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें सबसे अधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है, मैंग्रोव, मरुस्थल, परवाल भित्तियाँ और जो अल्पाइन के घास के मैदान हैं उनमें। तो सबसे अधिक जैव विविधता किसमें पाई जाएगी, मैंग्रोव के में सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलेगी, मरुस्थल में बहुत कम मिलती हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला कितना जल मनुष्य के लिए सहायक है, आसानी से उपयोग के लिए। 0.5, 1%, 2%, 3%। तो इसका ऑप्शन होगा 3%। अगर इसमें 2.5% होता तो 2.5% इसका राइट आंसर होता। लेस देन 3% है, पर 3% और लेस देन 3% हो तो वो राइट होता है। 2.5 से 3 के बीच में उपलब्धता इसके, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। भारत में मृदा जिस कार्बनिक तत्वों की कमी होती है जिसकी उर्वरता कम होती है। तो सबसे कम उर्वरता किस में होती है, लाल मृदा में होती है, आपको पढ़ाए गए। काली मृदा फसलों के लिए अच्छी होती है, मरुस्थलीय मृदा, हिमालय क्षेत्र की मृदा। तो इसमें सबसे राइट आंसर है लाल मृदा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो बांध बनाना, कुल घास पास पास हल चलाना, मृदा की आर्द्रता बनाए रखना। तो इसमें कुल जो कि हम लास्ट क्लास में अभी हमने पढ़ा था कुल के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा कुल। अगला है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का उदाहरण दीजिए। तो जैवमास, भूतापीय, पवन और परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का उदाहरण क्या है, परमाणु ऊर्जा। बाकी क्या है, जैवमास, भूतापीय, पवन ऊर्जा, ये क्या है, इसको दोबारा क्रिएट किया जा सकता है, परंतु परमाणु ऊर्जा की लिमिटेड है, दोबारा इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता। एक बायोमास गैस फायर रूपांतरित करता है, किसको करता है, ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में परिवर्तित करता है। बायोमास गैस फायर ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में परिवर्तित करता है, ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में परिवर्तित, इसका ये राइट आंसर होगा। अगला है 36, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन कौन सा है, जल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन हाइड्रोजन ईंधन है। अगला है 37, जैव भौतिक धारणा क्षमता वह जनसंख्या है जिसमें प्रौद्योगिकी के लिए दिए गए स्तर पर ग्रह के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिकतम। जैव भौतिक धारणा क्षमता वह अधिकतम जनसंख्या है जिसे प्रौद्योगिकी के लिए दिए गए स्तर पर ग्रह के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। तो अधिकतम इसमें राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो सिलेक्ट करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, क्लोरीन नहीं है। तो इसमें कौन सा आएगा, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस कौन सी नहीं है, क्लोरीन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन यूनिएफएससी है, आईपीसीसी है, क्योटो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था है, और जो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये इससे संबंधित है। जो जलवायु परिवर्तन है, मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। यूनिसेफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, IPCC के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ये चैप्टर 6 में है। ये इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसमें मॉनिट्रियल है ये पढ़ा नहीं है, तो ये क्या है, इससे संबंधित नहीं है। अगला है वायुमंडल के निम्नलिखित किस स्तर में ओजोन परत की उपस्थिति होती है। तो पहली पढ़ी थी, दूसरी लेयर में मिलता है हमें, पर इसमें क्या है, हाइट बताई गई है। तो पहले की हाइट कितनी थी, 15 किलोमीटर तक है। 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसकी उपलब्धता है, क्योंकि हमने पढ़ा था पृथ्वी है, इसमें पहला, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर पढ़ी थी। तो पहली पढ़ी थी 15 किलोमीटर तक, दूसरी पढ़ी थी कितनी है, 15 से 50 है, और तीसरी पढ़ी थी ये है 50 से 85 किलोमीटर, और 85 से 300 किलोमीटर तक इसकी लास्ट लेयर पड़ी थी। तो ओजोन लेयर है वो किस में मिलती है, हमारी समताप मंडल में, जो कि दूसरी लेयर है। इसका नाम आए तो समताप मंडल, ये मैंने पहले ही क्लास में बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा, जो कि आज क्वेश्चन में आ भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 से 50 किलोमीटर समताप मंडल में। वर्षा का pH निम्नलिखित 4 स्थानों में पाया जाता है, किस स्थान पर अम्ल वर्षा हुई है। तो अगर कहीं पर वर्षा हुई और उस स्थान पर पता करना है कि अम्लीय वर्षा है, तो pH वैल्यू को देखकर बता सकते हैं कि किस में अम्लीय वर्षा हुई है। तो pH मान है, pH मान में पता लगता है कि pH बार होता है, उसकी वैल्यू होती है यहाँ 0 से लगे 7, 7 से 14। तो इसमें क्या है, जो 7 से कम होगा ये एसिडिक होगा, और जो 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय वर्षा होगी, जो क्षारीय होगा, खारापन बोलते हैं जिसे। तो 7 से ज़्यादा खारा होगा और 7 से नीचे एसिडिक होगा, तो ये अम्लीय वर्षा है, एसिडिक है। जो 7 से कम होगा तो एसिडिक होगी। तो सबसे ज़्यादा कम कौन सा है, 5.5 है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा का उदाहरण कौन सा आएगा, 5.5 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो मतलब ओजोन के नुकसान के लिए उत्तरदायी कौन सा रसायन है, केमिकल कंपाउंड है। तो इसमें सबसे मेन होता है हमारे यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे क्या बोला जाता है, CFC भी बोला जाता है। ऑप्शन देखते हैं, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सब होते तो सभी हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर होगा। अगला है 43, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यधिक संचित मृदा का विघटन करता है। जो जीव है संचित मृदा होती है उसका विघटन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा केंचुआ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के अप्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण है। मतलब डायरेक्ट रोल में नहीं आता, परंतु अप्रत्यक्ष है। कृषि क्षेत्रों से होने वाला अपवाह, बिजली घरों से उत्सर्जन, उद्योगों के अपशिष्ट जल का बहिर्गमन, नगर निगम अपशिष्ट जल को नदी में छोड़ना। तो इनडायरेक्ट कौन सा है, जो कृषि क्षेत्रों से होने वाला अपवाह है, उससे क्या होगा, वो अप्रत्यक्ष रोल करता है इसमें। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था। ये दो हैं, वायु और जल, दोनों का आप नोट डाउन कर सकते हैं, पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप क्लास वाले में वीडियो में जाकर देख सकते हैं। परंतु इसमें हम देखेंगे जो राइट आंसर है 1981 आएगा इसका आंसर। अगला है, UNFCCC का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस है, इससे डायरेक्ट ये रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है, लैंडफिल निस्तारण इसमें नहीं है, बाकी सारी क्या है, अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि हैं। जो विधि कौन कौन सी है, प्रक्रिया में परिवर्तन, अपशिष्ट संग्रह, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ये तीनों इससे रिलेटेड है। लैंडफिल निस्तारण नहीं है। तो आप इसमें 2 क्वेश्चन इसके क्लियर हो गए हैं। अस्पतालों के विषाक्त अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसमें आएगा भस्मीकरण, इसकी राइट प्रक्रिया है। अगला है 49, जल स्रोतों में जीवों की उपस्थिति के आकलन के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है। तो जो जल स्रोत है उसमें जीवों की उपस्थिति हो गई, उसके आकलन के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है। तो इसके लिए हो जाएगा MPN राइट आंसर। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत बार आया है। NBA की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है। तो NBA की स्थापना किस अधिनियम के, जैव विविधता अधिनियम, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट होगा।
और अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी सोल्ड पीडीएफ चाहिए, आपको अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ मिलेगी, आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारी स्क्रीन पर दिखाया गया है 9467408887। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें और इग्नो से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की सोल्ड पीडीएफ प्राप्त करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो अगले सोल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए